हेलो डियर स्टूडेंट्स। हाँ, क्लास 7 के हम आपके लिए पेरीमीटर एरिया के आपका पास 3 पार्ट्स बना चुके हैं और आज इसका हम चौथा पार्ट भी करने के लिए सोच रहे हैं। 4th पार्ट में बच्चों कुछ भी नहीं है, घबराने की बात नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप जैसा पार्ट 3 में भी किए हैं, किसी भी एरिया से एक पर्टिकुलर शेप को अगर बाहर निकाल देते हैं तो आपका रिमेनिंग एरिया क्या रहता है? रिमेनिंग एरिया क्या होता है? जिसको आप निकालते हैं। मानिए कि ये सर्कल को आप ये रेक्टेंगल से निकाल रहे हैं, तो हमारा रिमेनिंग एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। जिसको आप निकालते हैं उसको मेन जो बड़े वाला या टोटल एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका रिमेनिंग एरिया निकल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ए गार्डन 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। जब भी आपका एक गार्डन 90 मीटर लॉन्ग एंड लेंथ ब्रेथ देता है तो आप समझ लीजिए ये रेक्टेंगुलर है। आपको कहा भी नहीं गया है इट इज ए रेक्टेंगुलर गार्डन, तो भी आपको एज्यूम करना है दिस इज ए रेक्टेंगुलर गार्डन। और इस गार्डन का लेंथ कितना है आप लेवलिंग भी कर लीजिए, ABCD। ये गार्डन है आपका ABCD और इसका लेंथ है AB's length is 90 meter and 75 meter broad, यानी कि ब्रॉड ये यहां से यहां चौड़ाई जो है BC's breadth equal to 75 meter। A garden 90 meter long and 75 meter broad। आप इस तरह से फिगर बना लीजिए और समझ लीजिए ये गार्डन रेक्टेंगुलर है, इसका लेंथ 90 मीटर है और ब्रेथ जो है BC ये 75 मीटर है। ए पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट। एक 5 मीटर विड्थ का 5 मीटर चौड़ा एक पाथ बनाने का है, इज टू बी बिल्ट आउटसाइड। कभी पाथ के आउटसाइड से पाथ बनेगा, कभी इनसाइड से बनेगा। is to be built outside and around it। around it का मतलब इसके चारों ओर से बनेगा भैया। एक ओर सिर्फ नहीं बनेगा, ये चारों ओर से बनेगा। इस तरह से हमारा पाथ बन गया। ये पाथ कौन सा है आपको दिखाने के लिए थोड़ा इसको हैश लगा देते हैं तो इससे पता चलेगा। चलो भाई, ये जो आउटसाइड में है ABCD हमारा पार्क है, ABCD हमारा पार्क है। और बाहर से जो है EFGH में क्या है? EFGH में पार्क भी है और पार्क के साथ ये जो टहलने का रास्ता है वो भी है और रास्ता है 5 मीटर वाइड। तो आप अभी EF पार्क प्लस पार्क और पाथ को दोनों को मिला के जो ये EFGH बन रहा है, EFGH क्या बन रहा है? पार्क का एरिया भी है और पाथ का भी एरिया है। पार्क प्लस पाथ दोनों है, इसलिए इसका जो लेंथ बन रहा है EF इक्वल टू, हम कैपिटल ले लेते हैं। EF हमारा आउटर लेंथ है, इसलिए आउटर रेक्टेंगल का लेंथ है, इसलिए इसको कैपिटल ले लिया। और 90 तो हमारा AB है, 90 तो अंदर वाला है और इधर 5 मीटर इधर बढ़ गया और 5 मीटर इधर भी बढ़ गया, तो 5 + 5 10 होता है। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, 5 + 5 =
90 प्लस 10 100 मीटर। आउटर जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ निकल गया 100 मीटर और ब्रेथ क्या होगा FG। FG इक्वल टू ब्रेथ, कैपिटल भी दे देते हैं। ये अंदर वाला है आपका 75, सो 75 में इधर भी 5 मीटर बढ़ जाएगा और इधर भी 5 मीटर बढ़ जाएगा दोनों तरफ, इसलिए 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 75 85 मीटर हमारा आउटर जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल गया। अब कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब तो आपको मालूम है एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ किस तरह से निकालते हैं? एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ एक्सटीरियर रेक्टेंगल। आपको मालूम है एक्सटीरियर रेक्टेंगल क्या है? EFGH है, और माइनस एरिया ऑफ इंटीरियर अंदर वाला रेक्टेंगल, इंटीरियर रेक्टेंगल जो है ABCD। तो एरिया ऑफ एक्सटीरियर रेक्टेंगल देखिए, एक्सटीरियर यानी कि ये बड़ा वाला L इंटू बी, कैपिटल L मतलब 100 इंटू 85। एरिया ऑफ EFG निकल गया माइनस एरिया ऑफ इंटीरियर देखिए 90 इंटू 75। अंदर का जो ABCD का मेजरमेंट हमारा दिया हुआ था वो एरिया ऑफ इंटीरियर रेक्टेंगल 90 इंटू 75 करना होगा, और जो बड़े वाला का है इसका बड़े वाला के लिए हमने L और B क्या होगा +5 किस तरह से बढ़ रहा है, उम्मीद है आपको समझ में आया। चलिए ये तो हो गया 85 को 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 85 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 85 रहेगा और 2 जीरो आ जाएगा। 90 इंटू 75, 9 को 75 से मल्टीप्लाई कीजिए और बाद में एक जीरो बैठा दीजिए। 9 5 जा 45, 4 हैंड कैरी, 7 9 जा 63, तो 63 प्लस 4 67, सो 67 और 1 जीरो आपको यहां बैठाने का है। अब आप माइनस कर लीजिए। 65 6750 8500 0 5 and carry 1 इक्वल टू 1750 और मीटर है, इसलिए एरिया पाथ का एरिया भी एरिया ही है। एरिया मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर आप माइनस कर रहे हैं, इसलिए आंसर में मीटर स्क्वायर आपको बैठाना जरूरी है। सो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, आपका यही है आंसर 1750 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। एरिया ऑफ द गार्डन तो आपको मालूम है, एरिया ऑफ द गार्डन मतलब अच्छा पार्क हम लिखे हैं, यहां पर आप लिख दीजिए जैसा लिखा है ABCD इज द गार्डन। ठीक है, ये गार्डन प्लस पाथ। अगर आपका स्कूल का टीचर को ऑब्जेक्शन होगा भाई गार्डन अलग है पार्क अलग है, तो हम उनके लिए कर देते हैं गार्डन प्लस पाथ। उम्मीद है आपको समझ में आया। तो एरिया ऑफ द पाथ ये निकल चुका है, और एरिया ऑफ द गार्डन तो L और B दिया हुआ है, इसलिए एरिया ऑफ द गार्डन आप खुद से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द गार्डन इक्वल टू L इंटू B 90 इंटू 75 आप निकाल चुके हैं यहां 6750 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टर। अच्छा, ये तो मैं देखा ही नहीं,
इन हेक्टर। तो हेक्टर में चेंज करने का बच्चों, हेक्टर होता है, आप याद रखेंगे 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टर। 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टर, यानी कि 6750 मीटर स्क्वायर को हम जब 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हेक्टर बन जाएगा। अब आपको 10 से 10 कैंसिल हो गया और 1 2 3 0 के बाद आपका डेसिमल यहाँ है। डेसिमल कैसे जाता है? डेसिमल लास्ट में रहता है। अगर 30 आपको कैंसिल करना पड़ता है तो 3 डिजिट लेफ्ट में जाएगा, इसलिए 0.675 हेक्टर, 0 लगा दीजिए। 0.675 एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टर आपसे जो पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन तो था फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ आप लिख देंगे, एरिया ऑफ द पाथ 1750 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ द गार्डन 0.675 हेक्टर। ये आपका आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को हमने स्किप किया क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, इसलिए आप उसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है, हालांकि सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा अलग मिलेगा। ए पिक्चर इज पेंटेड ऑन ए कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its side. Find the total area of the margin. तो फिर पिक्चर जो पेंट रहता है आपका कार्डबोर्ड पर रहता है, तो आप देखे हैं ये तो रेक्टेंगल ही होता है। तो एक रेक्टेंगल इस तरह का आपका कार्डबोर्ड है, इस तरह का कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड का इस पर पेंट किया गया है। इस पर इसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर और विड्थ है 5 सेंटीमीटर। इतना तो समझ गए। ये कार्डबोर्ड है, इसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर और विड्थ है 5 सेंटीमीटर। अब इस पर क्या करना है? इस पर पिक्चर बना हुआ है। ये पिक्चर इज पेंटेड। तो पिक्चर क्या मार्जिन पे बना रहता है? नहीं बना रहता है। पिक्चर थोड़ा सा मार्जिन खींचा रहता है। देखिए, आप भी जब अपने नोटबुक पर लिखते हैं तो क्या करते हैं? आप मार्जिन खींच लेते हैं। हालांकि एक साइड में मार्जिन खींचते हैं, लेकिन ये जब पिक्चर बनता है तो ये चारों तरफ मार्जिन खींचा हुआ रहता है। ये मार्जिन कहलाता है और इसके अंदर आपका पिक्चर ड्रॉ रहता है। इस तरह का पिक्चर ड्रॉ रहता है ना आपका पिक्चर? अच्छा सा स्माइली देता हुआ। तो इस तरह का पिक्चर ड्रॉ रहता है, ये नहीं कि ये किनारे में पिक्चर ड्रॉ किया हुआ रहता है। तो ये है, देखिए यहां पर कार्डबोर्ड है ABCD कार्डबोर्ड है, यानी कि कार्डबोर्ड का, और अंदर में आपका मार्जिन जो है, मार्जिन ये वाला है। मार्जिन को मैं थोड़ा शेड कर देता हूं। देयर इज ए मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये मार्जिन जो है इसका विड्थ 1.5 सेंटीमीटर है। मार्जिन का width of margin is 1.5 सेंटीमीटर। मार्जिन को मैंने सेट कर दिया ताकि हमें पता चले किस एरिया में पेंट करना है।
तो अब मार्जिन का कहा है, आपका जो मार्जिन का एरिया है उसको आप निकालिए, मतलब ये शेडेड पोर्शन जो है उसका एरिया निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तरीका एक ही है, अंदर एक हम देख रहे हैं EF GH, एक हमारा अंदर में इंटीरियर रेक्टेंगल बन रहा है। ये तो बन गया एक्सटीरियर रेक्टेंगल ABCD, और एक बन गया इंटीरियर रेक्टेंगल EFGH। ABCD का तो हमें बाहर वाला जो है इसका तो डायमेंशंस मुझे मालूम है 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो अंदर का है इंटीरियर EFGH, तो इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ होगा 8 सेंटीमीटर, तो बाहर वाला का है 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर में एक बार आपका देखिए 1.5 इधर से चला गया, 1.5 इधर से चला गया, यानी कि एक तरफ 1.5 जा रहा है, राइट साइड को 1.5 जा रहा है और लेफ्ट साइड को भी 1.5 जा रहा है। तो टोटल हमारा 1.5 प्लस 1.5 माइनस हो रहा है, यानी कि 8 माइनस 1.5 प्लस 1.5 3 होता है, इसलिए ये बन गया 5 सेंटीमीटर। अंदर वाला जो लेंथ है हमारा सिर्फ बच गया 5 सेंटीमीटर। इसी में आपको ड्राइंग बनाना है। ये तो L हो गया, और B क्या है? हम अंदर वाले का बात कर रहे हैं, बाहर तो B 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बाहर वाला तो बड़ा होता है, अंदर वाला छोटा होता है। तो 5 सेंटीमीटर में इधर से 1.5 खा गया और इधर से 1.5 खा गया, यानी कि 5 माइनस 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे, दोनों को जब मतलब 1.5 3 सेंटीमीटर हमारा ऊपर नीचे खा गया, अंदर से बच गया 5 माइनस 3 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो आप शेडेड पोर्शन जो आपको बताया गया है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन हमने शेड करके रख दिया ताकि आपको पता चले। हम एरिया ऑफ द मार्जिन निकालते हैं, तो एरिया ऑफ मार्जिन, कहीं पर मार्जिन कहेगा, कहीं पर पाथ कहेगा, लेकिन आपको करना तो एक ही चीज है, आपको करना है एक्सटीरियर रेक्टेंगल का एरिया से इंटीरियर रेक्टेंगल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। एरिया ऑफ द मार्जिन इक्वल टू एरिया ऑफ एक्सटीरियर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इंटीरियर रेक्टेंगल। एक्सटीरियर का हमने अभी तक निकाला नहीं, लेकिन एक्सटीरियर तो आपको मालूम है 8 इंटू 5, क्योंकि 8 एक्सटीरियर का 8 है लेंथ और 5 है ब्रेथ, इसलिए 8 इंटू 5 एरिया ऑफ द एक्सटीरियर रेक्टेंगल का एरिया निकल गया, और माइनस एरिया ऑफ द इंटीरियर रेक्टेंगल, इंटीरियर का तो 5 है, 5 लेंथ है और ब्रेथ 2 है। ये आपने निकाला, क्योंकि यहां पर मार्जिन अंदर से है इसलिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पाथ बाहर से था इसलिए इसको प्लस करना पड़ा। ये दोनों कॉन्सेप्ट को आपको पता करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कब ये प्लस होने वाला है, कब ये माइनस होने वाला है। अगर अंदर से आपको करना पड़ रहा है तो आपको माइनस करना पड़ रहा है, अगर बाहर से पाथ जा रहा है तो उसको प्लस करना पड़ रहा है। 8 5 40 माइनस 10 इक्वल टू 30, और 30 सेंटीमीटर है, बच्चों ख्याल रखना सेंटीमीटर है तो हमेशा, और एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बनेगा। दिस इज द आंसर।
काफी आसान सा था और आपने इस पर मास्टरी कर भी लिए होंगे। चलिए हम अगले सवाल देखते हैं। यह है आपका 4th क्वेश्चन। वेरांडा मालूम है क्या आप लोगों को? आप आजकल तो वेरांडा होता ही नहीं है, बालकनी होता है। पहले के जमाना में अभी भी कहीं कहीं जहाँ बड़े से रूम रहता है तो बड़े रूम के चारों तरफ वेरांडा रहता है। इस वेरांडा में बच्चे खेल कूद सकते हैं। ये वेरांडा है, ये मानिए कि अंदर का रूम है और ये बाहर में वेरांडा है। इस तरह का वेरांडा होता है। इसलिए हमने सोचा जब वेरांडा बात को देखा तो हमारे भी बचपन का याद आया। हाँ, बचपन में हमारे घर के चारों तरफ वेरांडा रहा करता था। तो वेरांडा होता है रूम के चारों तरफ जो एक स्पेस रहता है, उस चारों तरफ जो स्पेस रहता है उसे हम वेरांडा कहते हैं। तो वेरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड ए रूम। जैसा हमने कहा, ये व्हाइट पोर्शन का आप देख रहे हैं, ये रूम है और एक 2.25 मीटर का एक वेरांडा जो विड्थ 2.25 मीटर है, ये कंस्ट्रक्ट किया गया है ऑल अलोंग, मतलब चारों तरफ। ऑल अलोंग का मतलब चारों तरफ बराबर। आउटसाइड ए रूम, ये रूम के चारों तरफ एक वेरांडा बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया। चलिए हम रूम को बनाते हैं। रूम है, रूम का लेंथ दिया हुआ है 5.5 मीटर। ये हमारा रूम का लेंथ है और ये है हमारा विड्थ। रूम का लेंथ है 5.5 मीटर और इसका जो ब्रेथ है ये है 4 मीटर। कभी कभी ब्रेथ बोला जाता है, कभी कभी विड्थ बोला जाता है, बात दोनों बराबर है, आप जानते होंगे। अब इस रूम का ये बन गया रूम और इसके चारों तरफ एक वरांडा है और वरांडा का चौड़ाई कितना है? द width of veranda is 2.25 मीटर। ये आपको width of the veranda बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है जब हम एक्सटीरियर में है, आउटसाइड से है, तो हम इसको 2.25 को इधर से भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, यानी कि 2.25 को 2 बार प्लस करना है, 2 बार एडिशन करना है। तो ये मान लीजिए ABCD आपका रूम है और जो वेरांडा के साथ जो एक बड़ा सा रेक्टेंगल बन रहा है, इसको भी हम EFGH। आपको देखने में, आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने लेबलिंग किया। तो लेंथ ऑफ एक्सटीरियर रेक्टेंगल किस तरह से निकलेगा? अब आपको मालूम है इंटीरियर लेंथ दिया हुआ है 5.5 और आपको इधर से भी विड्थ ऑफ द वेरांडा इज 2.25, इसलिए इधर भी 2.25 बढ़ेगा, इधर भी 2.25 बढ़ेगा, यानी कि 2.25 प्लस 2.25 आपको ऐड हो रहा है। इस एक्सरसाइज का सिर्फ इसी पर आपको फोकस करना है कि ये जो बाहर से जो एक एक्सटीरियर लेंथ बन रहा है, ये आउटसाइड द ओरिजिनल है कि इनसाइड है। अगर इनसाइड है तो आपको दोनों माइनस करना पड़ेगा लेंथ एंड विड्थ निकालने के लिए, और अगर आउटसाइड है तो आपको एक्सटीरियर निकालने के लिए प्लस करना पड़ेगा। ऐड करते हैं 2.25 प्लस 2.25, 0 हैंड कैरी 1
4 plus 1 5, 2 plus 2 4, यानी कि 5.5 प्लस 4.5, क्योंकि डेसिमल का लास्ट में अगर जीरो रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, आप 4.5 लिख सकते हैं, यानी कि 4.5 प्लस 5.5, फिर से ऐड करना पड़ेगा 0 एंड कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, यानी कि आपका एक्सटीरियर रेक्टेंगल का जो लेंथ है ये मिल गया 10 मीटर। सो एक्सटीरियर रेक्टेंगल का लेंथ हमको मिला 10 मीटर, और width of exterior rectangle इक्वल टू इंटीरियर है 4 मीटर, तो 4 मीटर में आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि width जो है चारों तरफ इक्वल है, यानी कि इस तरफ भी 2.25, इधर भी 2.25। सो जिस तरीके से एक्सटीरियर लेंथ आप निकाला, इसी तरह से एक्सटीरियर विड्थ भी निकालेंगे। इंटीरियर में 2.25 प्लस 2.25 करेंगे, दोनों तरफ 2.25 बढ़ रहा है, इसलिए 2.25 प्लस 2.25 करेंगे, जो आपका 4.5 है, यानी कि 4 प्लस 4.5 जो 8.5 मीटर है। अब आपको समझ में आ रहा है कि एक्सटीरियर रेक्टेंगल 10 बाई 8.5 मीटर है और इंटीरियर है 5.5 बाई 4 मीटर। तो आप रिक्वायर्ड एरिया जो है, रिक्वायर्ड एरिया क्या है? हमारा रिक्वायर्ड एरिया है एरिया ऑफ द वेरेंडा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ द वेरेंडा, या रिक्वायर्ड एरिया आप लिखिए, बात एक ही है। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एक्सटीरियर एरिया से इंटीरियर एरिया को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्सटीरियर का देख रहे हैं, लेंथ है 10 और ब्रेथ है 8.5, यानी कि 10 इंटू 8.5। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि एक्सटीरियर का लेंथ है 10 मीटर और ब्रेथ है 8.5। आप लिख सकते हैं, पहले आप लिख लीजिए एरिया ऑफ द एक्सटीरियर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द इंटीरियर रेक्टेंगल। 10 इंटू 8.5 माइनस इंटीरियर का क्या होगा? 5.5 इंटू 4, 5.5 इंटू 4, 8.5 इंटू 10 बनता है 85, माइनस 5.4, 5.5 इंटू 4, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 प्लस 2 22। एक डेसिमल, एक प्लेस के बाद डेसिमल है, इसलिए यहां पर 22.0, यानी कि 22.0 का मतलब है 22। 3 6, 5 से 2 गया 3 और 8 से 2 गया 6, 63 मीटर स्क्वायर। 63 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द वेरेंडा। तो एरिया ऑफ द वेरेंडा का आंसर निकला 63 मीटर स्क्वायर। अब आपका कॉस्ट कर रहा है, कॉस्ट निकालना है फॉर सीमेंटिंग द वेरेंडा, फॉर सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वेरेंडा। तो फ्लोर का एरिया आपका निकल गया 63 मीटर स्क्वायर, इसलिए कॉस्ट आपको मालूम है। कॉस्ट किस तरह से निकाला जाता है? 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 200 रुपीज, इसलिए कॉस्ट विल बी 63 इंटू 200, 63 इंटू 200,
ये आपका रुपीज में निकलेगा। 3 to the 6, 6 to the 12, 0, 0, 12,600 रुपीज कॉस्ट लगेगा। एक आंसर आया 63 मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द वेरांडा, एंड कॉस्ट विल बी फॉर सीमेंटिंग द फ्लोर of the veranda at the rate of 200 rupees per meter square, 12,000 rupees, 12,600. These two will be the answers. आपको जिस तरह से आंसर पूछा है 11.4 का कुछ सम्स हमने किया, आपको कुछ एक फील आया किस तरह से हमें इस तरह के सम्स किए जाते हैं। आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए। हम 11.4 के जो रेस्ट सम्स हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अदरवाइज वीडियोस का लेंथ भी बड़ा हो जाएगा, आपका पेशेंस में भी कमी आ सकती है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैथोलर्न चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू इट। हर टीचर चाहता है कि वो मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता है, तो एक लाइक एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।